दोस्तों, ये कहानी एक नॉवेल में रोज एक एपिसोड के रूप में आती है। लेकिन बीच बीच में कुछ दिन ऐसा भी होता है जब नया एपिसोड नहीं आता। अब से आप लोगों को इस कहानी का एक ही एपिसोड सुनने को मिलेगा, वो भी रोजाना की गारंटी नहीं दे सकती हूँ। तब तक के लिए इस चैप्टर का आनंद लीजिए। धन्यवाद और सब्सक्राइब करते रहें। चैप्टर 586। डैनी इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि ना तो अभिमान हार मानेगा और ना ही उसका बेटा। आखिर अभिमान में भी तो कहीं ना कहीं शिवाय के गुण थे। वो अपनी आराध्या को अपनी जिंदगी से ऐसे ही नहीं जाने देता। और कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट भी कर चुका था कि अभिमान आराध्या को लेकर जाएगा। और अभी तो अभिमान ने कोशिश करना शुरू किया था, इतनी जल्दी हार कैसे मान जाता। वही वंदना किचन में खड़ी हुई हैरानी से डैनी को देख रही थी और तभी डैनी बोला, मुझे क्या देख रही हो? अब जब बच्चे आए हैं तो नाश्ता तो करेंगे ही, जाओ जाकर दोनों के लिए पराठे बना। वंदना वापस से अपने काम में लग गई। वहीं अनिरुद्ध गुस्से में अपने पापा को देखे जा रहा था। डैनी ने अनिरुद्ध से कहा, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, यहाँ मैं सब देख लूंगा। अनिरुद्ध अभी गुस्से में अपने पापा को देख रहा था। डैनी ने अनिरुद्ध के बाजू पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, चलो चलो, यहाँ मत खड़े रहो, मैंने कल रात जो कहा था वही करो। अनिरुद्ध वहां से जाना तो नहीं चाहता था, उसका तो मन कर रहा था कि अभिमान का कॉलर पड़कर उसे अभी फ्लैट से बाहर निकाल दे। लेकिन वो जानता था कि वो ये नहीं कर सकता। चाहे अनिरुद्ध को रघुवंशी परिवार पर कितना भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने माँ बाप से तो वो भी प्यार करता था और अपने माँ बाप की इज्जत रखते हुए उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान और युग दोनों ही रिलैक्स हो गए। वैसे भी दोनों को अनिरुद्ध से ही डर लगता था और दोनों उसी के जाने का इंतजार कर रहे थे। उसके जाते ही अभिमान ने टेबल को हल्का सा बजाते हुए कहा, मम्मी जी, 2-3 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया, कुछ तो बना कर खिला दो। वहीं आराध्या गुस्से में आकर अभिमान के सामने बैठ गई। आराध्या जितना गुस्से में देखती, अभिमान को उतनी ही हंसी आती। लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली, क्योंकि वो जानता था आराध्या प्रेग्नेंट है और उसका मूड स्विंग होता है। अगर उसे गुस्सा आया तो कुछ भी उठाकर फेंक मार देगी। वंदना ने पराठा बनाकर युग के सामने रख दिया और युग तो मजे से खाने लगा। वैसे भी 2-3 दिन से आराध्या की फ्लैट के चक्कर ही लगा रहा था, खाना तो उसने खाया ही नहीं था। वो तो आराम से खाना खा रहा था। थोड़ी देर बाद वंदना एक और पराठा लेकर आई और उसने अभिमान के सामने रख दिया। अभिमान ने एक नज़र आराध्या को देखा, जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। फिर वो चुपचाप अपना पराठा एंजॉय करने लगा। अभिमान पराठा खा रहा था और आराध्या उसे गुस्से में देख रही थी। अभिमान ने एक ही पराठा खाया था, इतने में वंदना एक और पराठा लेकर आई। उसने अभिमान की थाली में पराठा रखा और अभिमान ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही आराध्या ने थाली को अपनी तरफ खींच लिया और अभिमान को गुस्से में देखकर बोली, यहाँ क्या करने आए हो? कल समझाया था ना, अब यहाँ आकर बार बार अपनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? अभिमान ने आराध्या को जवाब देना ठीक नहीं समझा। उसने थाली पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा और बोला, पहले पराठा खा लूं, उसके बाद बता दूंगा। आराध्या ने वापस से थाली खींची और बोली, नहीं, मुझे अभी जानना है तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आए हो? एक बार मेरी इंसल्ट करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो वापस आ गए? अभिमान ने फिर से थाली खींची और बोला, कहा ना पराठा खा लूं, उसके बाद आराम से बता दूंगा। वैसे भी तुम्हारे घर के सामने ही रहने लगा हूँ, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने थाली को थोड़ा और खींचा और आराध्या की पकड़ थाली से छूट गई। अभिमान अपनी थाली उठाकर खड़ा हो गया और किचन में चला गया और बोला, मम्मी जी के हाथ के गरम गरम पराठे किचन में ही खा लूंगा, यहाँ तो बहुत दुश्मन बैठे हैं जो मुझे खाना ही नहीं खाने देते। आराध्या की आंखों में गुस्सा उतर आया। डैनी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वही युग उससे तो रही नहीं गया, वो तो हंसने ही लगा। आराध्या अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने गुस्से में युग को देखा तो युग ने अपनी नजरें नीचे कर ली और फिर से अपने पराठे को एंजॉय करने लगा।
थोड़ी देर बाद दोनों भाइयों ने खाना खा लिया और अंगड़ाई तोड़ने लगे। और तभी अभिमान बोला, ठीक है पापा चलते हैं, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। इतना कहकर उसने आराध्या को देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आराध्या के पास गया। आराध्या गुस्से में बोली, पापा नहीं है तुम्हारे। अभिमान बोला, पापा ही है, ससुर जी को पापा ही तो कहते हैं। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही दोनों भाई वहां से चलते बने, क्योंकि अच्छे से जानते थे आराध्या भड़क गई तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसके जाते ही आराध्या ने डैनी को देखकर कहा, पापा ये सब क्या है? आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैनी बोला, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारा मन है तो उसे माफ कर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं उसे रोकूंगा नहीं। आखिर वो अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे कोशिश करते रहना चाहिए। तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें भेजूंगा भी नहीं। इतना कहकर डैनी ने अपना अखबार उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आराध्या अपने पापा को जाते हुए देख रही थी। डैनी ने घुमा फिरा कर आराध्या से कह ही दिया कि वो उसके और अभिमान के बीच में नहीं आना चाहता। आराध्या अपनी माँ को देख रही थी, वो कुछ कहती उससे पहले ही वंदना बोली, तुम्हारे पापा ने नाश्ता नहीं किया, मैं तुम्हारे पापा का नाश्ता कमरे में ही ले जाती हूँ। इतना कहकर उसने भी एक ट्रे उठाए और कमरे की ओर चली गई। और आराध्या गुस्से में डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। वंदना कमरे में पहुंची जहां डैनी सोफे पर किसी सोच में गुम था। चैप्टर 587। वंदना जब कमरे में गई तो डैनी किसी सोच में गुम था। वंदना बोली, क्या सोच रहे हो? डैनी ने कहा, यही कि आराध्या और अभिमान का क्या होगा। अभिमान हार मानने वालों में से नहीं है और वो आराध्या को लेकर ही जाएगा। और आराध्या वो जाना तो चाहती है, लेकिन जब जब वो अभिमान के बारे में सोचती है, उसे वो रात याद आ जाती है जब अभिमान ने उसे बेइज्जत किया था। समझ नहीं आ रहा, हमारी बेटी के रिश्ते का क्या होगा। वंदना ने खाने की प्लेट डैनी के सामने रखी और बोली, पहले ही खाना खा लो, फिर आराम से सोच लेना। मैं कुछ नहीं कहूंगी। डैनी हैरानी से वंदना को देख रहा था। वंदना आज भी वैसे की वैसे ही थी, उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारी, उतनी ही अच्छी। हमेशा डैनी का ख्याल रखती थी। डैनी ने पराठे का एक बाइट लिया और वंदना की ओर बढ़ा दिया। वंदना ने भी उसे खा लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने आराम से खाना खाया। फिर वंदना ने खाली बर्तन उठाते हुए कहा, अब आप आराम से आराध्या और अभिमान के बारे में सोचिए। तब तक मैं भी किचन का काम कर लेती हूँ, फिर वापस आऊंगी। फिर दोनों बैठकर उनके रिश्ते के बारे में सोचेंगे। इतना कहकर वंदना ने एक मीठी सी मुस्कुराहट डैनी को पास की और वहां से चली गई। उसके जाते ही दैनिक खुद से बोला, कमाल की बीवी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। बिल्कुल भी, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी वंदना हमेशा ऐसे ही रहे। दूसरी तरफ आराध्या गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन फिर अचानक उसने खुद को मिरर में देखा और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। कहीं ना कहीं इस बात का घमंड भी था कि अभिमान रघुवंशी, जो किसी के सामने नहीं झुकता, वो उसे मनाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, शिवांगी नहीं आई। आर्या ने नामे गर्दन हिला दी। दृष्टि बोली, शिवाय भैया, वो हमारे साथ नाश्ता नहीं करती। जब आप सब चले जाओगे तब मैं या आर्या हम में से एक उसके लिए नाश्ता लेकर जाएगा और फिर उसे झूठी तसल्ली देगा और धीरे धीरे उसे नाश्ता करवा देगा। कहते हुए दृष्टि के चेहरे पर उदासी आ गई। आखिर शिवांगी सबकी लाडली थी। कुछ सोचकर शिवाय निंग टेबल से उठा और आर्या को देखकर बोला, तुम तितली के लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो सीधा शिवांगी के कमरे की ओर चला गया। शिवाय कमरे में पहुंचा तो शिवांगी हमेशा की तरह बालकनी में रखे झूले पर बैठे हुए गार्डन को देख रही थी। शिवाय सीधा बालकनी में गया और शिवांगी को देखकर बोला, ये तितली अनिरुद्ध से मिलेगी। ये सुनकर शिवांगी ने हैरानी से शिवाय को देखा और बोली, आप झूठ बोल रहे हैं पापा। आप हमेशा यही कहते हैं कि मिलवा दूंगा, लेकिन कभी मिलवाते नहीं।
शिवाय शिवांगी के पास पंजों के पल बैठ गया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला बेटा, कभी भी नहीं। शिवाय रघुवंशी झूठ नहीं बोलता, गोली मार देता है। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवाय को देखने लगी, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, गोली मार देता है मतलब? शिवाय बोला, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या तुम अनिरुद्ध से मिलेगी? शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाई। अगले ही पल शिवाय बोला, तो फिर चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ आज ऑफिस जा रही हो। शिवांगी खुश हो गई और जल्दी से उठ गई। हमेशा सब उसे कहते थे कि वो अनिरुद्ध से उसे मिला देंगे, लेकिन अपने साथ लेकर कोई नहीं जाता था। लेकिन आज शिवाय उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड थी। वो जल्दी से अपने कपबोर्ड के पास आई। उसने कपड़े खोलकर देखा तो उसमें दुनिया भर के कपड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने। उसने फिर एक अनारकली सूट निकाला जो येलो कलर का था और शिवांगी पर बहुत सुंदर लगता था। उसे लेकर वॉशरूम में चली गई और 5 मिनट बाद तैयार होकर बाहर आई। शिवाय शिवांगी को ही देखता रहा। शिवांगी कुछ कुछ वीरा जैसी थी। शिवाय को याद आया कि जब वो वीरा से पहली बार मिला था तो वीरा भी बिल्कुल ऐसी थी, हल्की फुल्की सी। शिवांगी जल्दी से शिवाय के सामने आई और बोली, पापा चलिए अनिरुद्ध से मिलने। शिवाय अपने होश में आया, उसने शिवांगी को देखा और बहुत प्यार से बोला, हाँ, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें पहले नाश्ता करना पड़ेगा ना। चलो पहले हम दोनों नाश्ता करते हैं, उसके बाद अनिरुद्ध से मिलने जाएंगे। शिवांगी बोली, पक्का ना। शिवाय ने हमें गर्दन हिला दी। शिवांगी शिवाय के साथ नीचे आ गई। सब शिवाय और शिवांगी को ही देख रहे थे। कितनी बार सबने शिवांगी को नीचे लाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। शिवाय की बात अलग थी, वो तो कहानी की जान था और शायद रघुवंशी परिवार की भी। शिवाय तितली को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया। उसने तितली के लिए चेयर खींची थी और तितली को उस पर बैठा दिया। आर्या ने तितली के सामने उसकी फेवरेट डिश सर्व कर दी। तितली का दिल खुश था, इसीलिए उसने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद शिवाय बोला, तो चले शहजादी। शिवांगी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने हमें गर्दन हिला दी। सब हैरानी से शिवाय को देख रहे थे। शिवाय ने सबकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, मैं आज तितली को अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? सबने ना में गर्दन हिला दी, बल्कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितने दिनों बाद उन्होंने शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखी थी और इसलिए वो सब खुश थे कि शिवांगी अब थोड़ा बहुत बाहर निकलेगी तो उसका मन बहल जाएगा। करीब 1 घंटे बाद गाड़ियों का काफिला रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुका। सीनियर रघुवंशी गाड़ी से बाहर निकले। शिवाय ने एक गाड़ी का दरवाजा खोला, उसमें से शिवांगी बाहर आई। शिवांगी ने सबसे पहले उस बड़ी सी इंडस्ट्रीज को देखा जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था रघुवंशी इंडस्ट्रीज। फिर उसने शिवाय को देखा। शिवाय बोला, ऐसे क्या देख रही हो तितली, ये सब तुम्हारा ही है, चलो अंदर चलते हैं।